कक्षा 12वीं में से समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय के आकलन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हमें पता है कि राष्ट्रीय आय यह क्या है, एग्रीगेट कुल अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है और उन आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अर्थव्यवस्था में अर्जित आय तो हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू आय। और उस आय में जब हम विदेशी कारकों की आय मिलाते हैं तो हमें क्या है, राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। शुरू करने के पहले हम एक क्या बनाया गया एक्टिविटी में? पैसे का निर्माण। किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया पैसे बनाने के लिए?
लकड़ी, लीड और कलर, है ना। यहाँ पर हमें ये देखना है कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे उत्पादनों को बनाया जाता है। उत्पादन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आदानों का इस्तेमाल कर हम क्या करते हैं, एक नई वस्तु का निर्माण करते हैं। और उत्पादन की प्रक्रियाओं के अनुसार हमें अर्थव्यवस्था को क्या किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब ये हमने जो वीडियो देखा, इस वीडियो में जो कार्य दिया गया, जो व्यवसाय दिया गया, वो क्या है, पेंसिल का निर्माण करना। और पेंसिल का जो निर्माण करना है ये कौन से इसमें आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। इसमें आता है द्वितीयक क्षेत्र, क्योंकि इस द्वितीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। और विनिर्माण से संबंधित जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सभी क्या है, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन अभी हमने जो वीडियो देखा उसमें जो पेंसिल का निर्माण किया गया है, उस पेंसिल के निर्माण के लिए लगने वाली जो लागतें हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं, है ना। इसमें क्या किया गया है, मध्यवर्ती वस्तुओं का इस्तेमाल किया है। अब ये क्या क्या है ना, तो जैसा कि इसने बताया, सबसे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ पर लकड़ी लिया है ना। पेंसिल बनाने के लिए जो पहला कारक लगा है, जो आधार लगा है, वो क्या है, लकड़ी। दूसरा क्या है, लीड बनाई गई है ना। तीसरा क्या किया गया, उसको रंग किया गया। और चौथी जो प्रक्रिया है उसको क्या किया गया, छापिंग, और फिर क्या है, पैकेजिंग, है ना। उसको क्या किया गया, टेस्ट किया गया। छापिंग के बाद क्या गया, टेस्टिंग किया गया, उसको फिर पैकेजिंग की गई। मतलब ये अलग अलग स्टेजेस में क्या किया गया, उसका उत्पादन पूर्ण किया गया। अब यहाँ पे तो पहली स्टेज हम देखते हैं, लकड़ी, है ना। लकड़ी कहाँ से मिलती है, हमें पता है कि ये लकड़ी का उत्पादन जो है वो कहाँ है, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा। तो प्राथमिक क्षेत्र से हमें क्या मिली है, इस उत्पादन के लिए लकड़ी मिली है। जो लीड लिया है हमने, है ना, लीड जो था वो रॉ फॉर्म में कहाँ से मिला है, हमें तो धातु के रूप में मिला है, जमीन से मिला है ना। तो जमीन से हम जो भी खनिज निकालते हैं वो किस प्रक्रिया में आता है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो व्यवसाय किसमें आते हैं, खनन जो है, खनन किसमें आता है, प्राथमिक में आता है। तो प्राथमिक से हमें क्या क्या मिला, लकड़ी भी मिली है और लीड भी मिला है। अब इस लकड़ी को उसने क्या किया है, पेंसिल बनाना है, तो कौन से साइज की पेंसिल बनाना है, वो साइज के हिसाब से उसको कन्वर्ट किया है ना। लीड को क्या किया है, फॉर्म किया है ना। जितनी मोटी हमें चाहिए उतनी मोटी लीड को क्या किया है, पेंसिल के अंदर में लगाया हुआ है। ये जो कलर है, कलर ये क्या है, आर्टिफिशियली बनाए गए है ना। लेकिन उस कलर को बनाने के लिए जो कारक लगे हैं, इंग्रेडिएंट लगे हैं, वो भी हमें क्या है, प्रकृति से मिले हैं, प्राथमिक क्षेत्र का वो हिस्सा है। उसके बाद जो शार्पिंग और टेस्टिंग है, क्योंकि हम जब उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि वो हमारे क्वालिटी के अनुरूप है या नहीं। और टेस्टिंग के बाद उसकी क्या होती है, पैकेजिंग होती है और उसकी प्राइस निर्धारित की जाती है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, क्योंकि ये पेंसिल बनने के बाद कहाँ जाएगी, होलसेलर को जाएगी, और होलसेलर क्या करेगा, उसको रिटेलर को बेचेगा। तो ये जो बेचने की प्रक्रिया है, शॉपकीपिंग हम जिसको कहते हैं, सेलिंग, ये सेलिंग किसमें आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तीसरा जो क्षेत्र हमारे लिए अर्थव्यवस्था में होता है वो क्या है, वो तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स कौन कौन से, राष्ट्रीय आय और उसके संबंधित। अब राष्ट्रीय आय को हम बहुत सारी परिभाषाओं में विभाजित करते हैं। एक उसमें से है, एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय या अंतिम वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, तो उसमें उन्होंने ये बताया है। हम यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, अंतिम वस्तुओं को लेंगे, है ना। किसकी कीमत हमें पकड़नी है, अंतिम वस्तुओं की कीमत पकड़नी है, जिसके कारण जो दोहरी गणना की समस्या है वो क्या होता है, खत्म होता है। अब यहाँ पे आय का आकलन करते समय हमें किन किन विधियों का सहायता लेनी पड़ती है, किन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें सबसे पहली जो विधि है वो कौन सी है,
है उत्पाद विधि, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कुल वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार हुआ है उस बिंदु से अगर हम राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं तो क्या कहते हैं, उत्पाद विधि कहते हैं। दूसरा दिया हुआ है आय विधि, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे क्या है, कारक है, समझ में आ रहा है, और उन कारकों के द्वारा अर्जित की गई आय, इसको आय विधि में देखा गया। वह विधि क्या है, कुल अर्थव्यवस्थाओं में सभी के द्वारा किया गया कुल व्यय, है ना, ये क्या कहलाता है, ये सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है ना। तो आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। तो इसमें से आज हम उत्पाद विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। उत्पाद विधि या वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में प्रत्येक उत्पादक द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के रूप में राष्ट्रीय आय को मापती है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडिशन। हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी हमने जो एक्टिविटी देखी पेंसिल का निर्माण, है ना, सबसे पहले क्या हुआ, लकड़ी की जो कीमत है उसमें क्या हुआ है, एडिशन हुआ। लकड़ी है, लीड है, पेंट है ना, ये सबका जो मूल्य था उससे पेंसिल का मूल्य क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इस पेंसिल निर्माता ने क्या किया है, जो आगतें हैं, है ना, जो प्राथमिक क्षेत्र से ली गई है उन आगतों का मूल्य वृद्धि की, इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडिशन बाय द मैन्युफैक्चरर। और क्या मूल्य वृद्धि की है वही हम कहते हैं उसका राष्ट्रीय आय में किया गया योगदान। उस पर्टिकुलर विनिर्माता द्वारा एक लेखा वर्ष में की गई मूल्य वृद्धि जो क्या है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। कौन सी विधि के द्वारा, उत्पाद विधि के द्वारा। अब उत्पाद विधि को जानने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हम उत्पादन जो करते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से आता है। अर्थव्यवस्था को व्यवसाय के अनुसार अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र से उसको वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्रकृति से संबंधित जो भी व्यवसाय है ना, प्रकृति से हम जो भी उत्पाद लेते हैं उससे संबंधित जो भी व्यवसाय है इसमें आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। दूसरा जो क्षेत्र है वो क्या है, द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, कारखानदारी क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये जो कारखानदारी क्षेत्र है, ये कारखानदारी क्षेत्र पूर्णतः किस पर निर्भर होता है, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो किस पर, किन चीजों का इस्तेमाल कर बनाए जाते हैं, जो प्रकृति से हमें कच्चा माल मिला हुआ है। इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसमें मूल्य वृद्धि कौन करता है, द्वितीय क्षेत्र करता है। अब द्वितीय क्षेत्र के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनको क्या किया जाता है, फिर बांटा जाता है, उसको आवंटित किया जाता है। वो काम कौन किया करते हैं, तृतीय क्षेत्र करते हैं। इसका मतलब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना और उसे लोगों तक वितरित करना, ये क्या है, तृतीय क्षेत्र का कार्य है। इसलिए हम तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो पहला और दूसरा क्षेत्र ये किससे संबंधित है, वस्तुओं से संबंधित। और तीसरा जो क्षेत्र है ये क्या है, केवल सेवाओं से संबंधित, क्योंकि हमने देखा वस्तु और सेवाओं में एक अंतर है। क्या है, वस्तुओं को हम आसानी से गिन सकते हैं, सेवाएं हमें आसानी से गिनना नहीं होता। या फिर दूसरा क्या है, हम सेवाओं को उसके मूल्यों में गिनते हैं। तो तृतीय क्षेत्र की जो उत्पाद विधि के द्वारा जो आकलन किया जाता है उसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं को पकड़ा जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, इन तीनों क्षेत्रों के द्वारा जो उत्पादित होता है उसको। अब जैसे कि बताया गया है प्राथमिक क्षेत्र में किन किन व्यवसाय को लिया जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं कृषि है, खनन है, मछली पालन है, पशुपालन है, ये सभी क्रियाएं क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा। दूसरा जो है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हम क्या करते हैं, वस्तुओं को यहाँ बनाते हैं, है ना, जैसे कि कपास से वस्त्र का निर्माण। कपास ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। उस कपास से हम पहले क्या बनाएंगे, धागा बनाएंगे, फिर धागा बनने के बाद उससे क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, है ना, और उस कपड़े से फिर हम स्टिचिंग करा के गारमेंट्स बनेंगे। ये सभी जो है कपड़ा सूट बनाना और रेडीमेड गारमेंट्स बनाना, ये सभी किसमें आएगा, ये द्वितीय क्षेत्र
और अर्थव्यवस्था का जो महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो क्षेत्र जिसको हम क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्र कहते हैं। इसमें बहुत सारी सेवाएं सम्मिलित होती है। ये सभी सेवाओं को एक साथ क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र का महत्व यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को क्या है, सहायक भूमिका में आता है। ये क्या है, सहायक है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का यदि हमें अधिक विकास करना है तो हमें आधुनिक सेवाओं को क्या करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे हम देखते हैं यातायात है, ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है संचार, बैंकिंग, अध्यापन और स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं। ये सभी को क्या किया गया है, अर्थव्यवस्था में सहायक माना गया है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र। और ये सभी जो तीनों क्षेत्र है ये एक दूसरे पर क्या है, परस्पर निर्भर है ना। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास द्वितीय क्षेत्र के बगैर नहीं हो सकता, या फिर द्वितीय क्षेत्र में जो सेवाएं निर्माण होती है उनको प्राथमिक के द्वारा क्या है, सामान मिलता है, या फिर जो सेवाओं का निर्माण किया जाता है तो उसमें तकनीक की आवश्यकता है, मशीनों की आवश्यकता है, वो सभी मशीनें हमें कहाँ से मिलती है, द्वितीय क्षेत्र से। नेक्स्ट इसमें जो आता है कि हम जो सकल मूल्य वृद्धि कर रहे हैं, वो सकल मूल्य वृद्धि के जो घटक है वो कहाँ से हमें मिलते हैं। सकल मूल्य वृद्धि मतलब क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा सभी उत्पादों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि है ना। अब यहाँ पे हर एक क्षेत्र में उत्पादन अलग अलग होता है ना। तो अर्थव्यवस्था को अगर हमें और अच्छी तरह से समझना है तो प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा किया गया कुल उत्पादन कितना, उस उत्पादन को हम जोड़ते हैं, उसके साथ साथ किसको जोड़ते हैं, द्वितीय क्षेत्र में सभी उत्पादकों के द्वारा किया गया सकल मूल्य वृद्धि। और फिर क्या है, तृतीय क्षेत्र में सभी उत्पादकों के द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि का मतलब क्या है। अब तृतीय क्षेत्र में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से कुछ आदान लिए होंगे तो उस आदानों की कीमत क्या की जाती है, उसमें से निकाल दी जाती है। केवल उस तृतीय क्षेत्र के द्वारा क्या योगदान दिया गया, मूल्य वृद्धि का सीधा संबंध क्या है, उस पर्टिकुलर उत्पादन का या उत्पादन करने वाली संस्था का उसमें योगदान क्या है, वैल्यू एडिशन बाय द पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है। जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, सकल मूल्य वृद्धि दिखाई, ठीक है। यहाँ उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सकल मूल्य वृद्धि से क्या अभिप्राय है। उद्यम के उत्पाद के मूल्य तथा इसके मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य का वो क्या है, अंतर है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सकल मूल्य वृद्धि बराबर उत्पाद का मूल्य वजा मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। अब यहाँ पे जो मध्यवर्ती उपभोग है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये क्या है, ये जो हम इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ये चारों तीन इस्तेमाल किए गए, इसका जो खर्च है इस पर किया गया जो व्यय है ये क्या है, ये मध्यवर्ती उपभोग, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ना। पेंसिल बनाने वाले निर्माता ने इन जो कच्चा माल के रूप में इनका जो इस्तेमाल किया गया है उसका जो मूल्य है उसको हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती उपभोग कहते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ पर ये क्या किया गया है, सकल मूल्य वृद्धि को उत्पाद का मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य माइनस कर हमें जो प्राप्त होता है वो क्या है, सकल मूल्य वृद्धि, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द फॉर्म। अब हमें उस उत्पाद का मूल्य निकालना है। अब मूल्य कैसे निकाला जाता है ना। यहाँ मूल्य का मतलब कीमत नहीं है, यहाँ मूल्य का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अमाउंट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें उस वस्तु की मात्राएं जो बेची गई वस्तु की मात्राओं को वस्तु की कीमत से क्या करना है, गुणाकार करना है या गुणना है, तब हमें मिलेगा उत्पाद का मूल्य। अब जो भी उत्पादन होता है उस उत्पादन को क्या किया जाता है, एक तो बेचा जाता है, जो नहीं बिका वो क्या है, स्टॉक है ना। एक बिका हुआ और दूसरा नहीं बिका हुआ है ना, क्योंकि जो कुल उत्पादन है वो कुल उत्पादन का कुछ हिस्सा मार्केट में क्या किया जाता है, निरंतर बेचा जाता है। उत्पादन हो रहा है, उस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। लेकिन अगर बिक्री कम है, उत्पादन की तुलना में बिक्री
कम है तो कुछ हिस्सा उत्पादन का बच जाता है, जिसको हम कहाँ रखते हैं, स्टॉक में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो संकल्पना ली है वो कौन सी है, स्टॉक में परिवर्तन। तो स्टॉक ना लेते हुए स्टॉक में परिवर्तन क्यों लेना पड़ा हमें, क्योंकि जो स्टॉक है वो स्टॉक हो सकता है हमारा जो गोडाउन है वो पिछले सालों का भी उत्पाद वहां पर हो। हमें पिछले सालों में उत्पादित की गई वस्तुएं और वह स्टॉक में होती है, तो उसे हमें इस साल के राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि सकल घरेलू उत्पादन यह क्या है, एक विशेष आर्थिक वर्ष में, है ना, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं का मूल्य क्या है। यहाँ पे जीडीपी, जीडीपी हम किसके लिए ले रहे हैं या राष्ट्रीय आय किसके लिए कैलकुलेट किया जा रहा है, एक वित्तीय वर्ष के लिए किया जा रहा है ना। जैसे कि अभी हमारा वित्तीय वर्ष कौन सा है, 2021-22। तो 2021-22 में उत्पादित वस्तुओं को ही हमें क्या करना है, लेना है, ना कि पुराने वर्षों में उत्पादित की गई वस्तु। इसलिए हमें स्टॉक ना लेते हुए स्टॉक में परिवर्तन को लेना है। अब यहाँ पे जो स्टॉक में परिवर्तन है, ये जो संकल्पना है, इसको क्या किया जाता है, जैसे चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन। ये कैसे निकाला जाता है, तो हम देखेंगे उसको कि अंतिम वस्तु है ना और प्रारंभिक वस्तु। जैसे हमने पिछले सालों से कुछ वस्तुओं को क्या किया गया, अपने स्टॉक में जोड़ा गया है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक वस्तु, प्रारंभिक मात्रा, जो हमने पिछले सालों से कैरी फॉरवर्ड की है स्टॉक में। अब ये जब साल खत्म हो जाएगा तब जो हमारे पास बचेगा, है ना, जैसे 1 अप्रैल में क्या होता है, नया आर्थिक वर्ष शुरू होता है। 1 अप्रैल में हमने पिछले साल से कितने मात्राओं को क्या किया, अपने स्टॉक में लाया है, वो क्या होगा, प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक स्टॉक। अब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमने उत्पादन भी किया और साथ साथ बिक्री भी किया। उसके बाद हमारे स्टॉक में जो बच गया तब 31 मार्च 2022 को, है ना, वो क्या हो जाएगा, अंतिम स्टॉक। समझ में आ रहा है, हो जाएगा अंतिम स्टॉक। और जब प्रारंभिक स्टॉक में से अंतिम स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, स्टॉक में परिवर्तन, है ना। इस स्टॉक में परिवर्तन जो होगा वो कौन सी चीजों का है, इस साल में उत्पादित की गई वस्तुएं और नहीं बिक्री। यहाँ पहला तो दिया हुआ है हमने कि तो बिक्री है, उत्पादित की गई और उसी साल में बेची गई। यहाँ पे जो स्टॉक में परिवर्तन है ये क्या है, उसी साल में उत्पादित की गई लेकिन नहीं बिकी गई वस्तुओं को अगर हम उसके साथ जोड़ते हैं तब हमें क्या मिलता है, उत्पाद का मूल्य। इसी को अगर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बायफर्केट करते हैं, बिक्री कैसे निकाली जाए। तो बिक्री को निकालने के लिए यहाँ पे बिक्री 2 प्रकार की है, घरेलू बिक्री और निर्यात। जो सेल है वो सेल कैसे करते हैं हम लोग, हमारे अर्थव्यवस्था में करते हैं, तो क्या हो गया, वो घरेलू बिक्री हो गई। हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, हमने जितना बनाया और हमारे अर्थव्यवस्था में जितना बेचा, उसके बावजूद हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, विदेशों को क्या किया है, बेचा है। घरेलू बिक्री और विदेशों को बेचना या निर्यात करना, ये दोनों किस में आते हैं, बिक्री में आते हैं। अगर आपको बिक्री नहीं दी गई है तो आपको क्या करना है, घरेलू बिक्री और निर्यात को जोड़ना है, तब आपको पता चलेगा कि कुल बिक्री अर्थव्यवस्था में कितनी है। उसके बाद बिक्री को निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पर दिया गया, उत्पादन की मात्रा को उत्पादन की कीमत से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। स्टॉक में परिवर्तन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, स्टॉक में परिवर्तन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक मतलब क्या है, वित्तीय वर्ष जब शुरू हुआ तब आपके पास आपके स्टॉक में कितनी मात्राएं थी, समझ में आ रहा है। अंतिम स्टॉक मतलब क्या है, जब वो वित्तीय वर्ष खत्म होने को आया है उस समय आपके स्टॉक में कितनी मात्राएं बची हुई है, समझ में आ रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉक में परिवर्तन, जिसको हम क्या कहते हैं, उस साल में उत्पादित की गई वस्तुएं जो नहीं बिकी, समझ में आ रहा है। ये इसमें क्लियर हो जाए। उसके बाद यहाँ पर एक संकल्पना आती है जिसका मध्यवर्ती उपभोग। ये क्या है, गैर कारक आदतों का उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान किए गए कच्चे माल के मूल्य से। अब हम देखते हैं उत्पादन में 2 कारक होते हैं, एक क्या है, स्थिर कारक और दूसरे परिवर्ती कारक। यहाँ जो मध्यवर्ती उपभोग है ये कौन से कारक ऊपर किया गया है, ये परिवर्ती कारक ऊपर किया गया है, ठीक है। बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि अगर हम निकालते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या किया गया है? बाजार कीमत। यहाँ बाजार कीमत क्यों ली गई है? क्योंकि हम जो उत्पाद बेच रहे हैं वो किस कीमतों पर है? बाजार के द्वारा निर्धारित की गई कीमतों पर है, इसलिए बाजार कीमत पर सकल मजदूरी यहाँ पर दी गई। तो उसमें उत्पाद का मूल्य कैसे निकाला गया है? वस्तु की मात्राएं और उसका कीमत, इससे हमें उत्पाद का मूल्य मिलेगा। उसमें से हमें क्या करना है? मध्यवर्ती उपभोग की वैल्यू क्या करनी है? माइनस। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? जीडीपी। उत्पाद विधि से सबसे पहला जो एग्रीगेट हमें मिलता है वो कौन सा है? सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। ठीक है, ये तो हमें अभी क्या मिला? जीडीपी मिला, है ना। अब जीडीपी के बाद हमें क्या चीज का आकलन करना है? राष्ट्रीय आय का आकलन करना है। सकल घरेलू उत्पाद यह छोटी ये है और राष्ट्रीय आय एक है बड़ी संकल्पना है। राष्ट्रीय आय में हम क्या करते हैं? घरेलू आय और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ते हैं, तब हमें क्या मिलता है? राष्ट्रीय आय का आकलन। अब उसको जीडीपी से कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए यहाँ पे प्रक्रिया बताई गई है। सबसे पहले हमें देखना है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब हमें पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, उत्पादन होने के बाद उत्पादक क्या करता है? सबसे पहले टैक्स पेड करता है ना, और उस उत्पादक को कुछ सहायता भी मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं, है ना। क्यों दी जाती है सब्सिडी? सरकार उन वस्तुओं का मूल्य कम करने के लिए, या फिर वह वस्तुएं अर्थव्यवस्था में सबके खरीदने की क्षमता के अंदर आए, इसलिए सरकार उस वस्तु के मूल्य का कुछ हिस्सा निर्माताओं को क्या करता है? प्रदान करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक सहायता या फिर सब्सिडी कहते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अप्रत्यक्ष करों में से जब हम आर्थिक सहायता को वजा करते हैं। अभी आर्थिक सहायता पूरे अर्थव्यवस्था में दी गई है ना, सरकार के द्वारा कुल अर्थव्यवस्था को दी गई आर्थिक सहायता, है ना। और अप्रत्यक्ष कर मतलब क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ पे दो प्रकार के कर हमने देखे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। लेकिन उत्पादन से संबंधित जो कर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो उत्पादक पहले अपने से अदा करता है और उसका भार वो किस पर डालता है? लास्ट में जाकर उपभोक्ता पर डालता है ना। उस वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति उसको अंतिम का वहन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रत्यक्ष कर में अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता को निकालने से हमें क्या मिलता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मिलता है। ठीक है, ये एक संकल्पना उसमें से निकालनी। उसके बाद एक वस्तु आती है हमारे लिए मूल्यह्रास, क्योंकि हमने बहुत सारे कारकों का इस्तेमाल उत्पादन में किया है। एक कारक है स्थिर और दूसरे कारक क्या है? परिवर्तन। अब स्थिर कारकों का उपभोग हम उत्पादन के लिए करते हैं। इसके लिए करते हैं? उत्पादन के लिए। हम निरंतर उत्पादन करते जा रहे हैं, एक बैच, दूसरी बैच, तीसरी बैच, हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअस उत्पादन ले रहे हैं। अब उसमें जो स्थिर कारक है वो क्या है? जैसे भवन है, मशीनें हैं, है ना, इनका निरंतर उपयोग चल रहा है। और जैसे जैसे हम इसका उत्पादन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनमें क्या होता है? कुछ नुकसान होता है, जिसको हम वेयर एंड टियर ऑफ द कैपिटल गुड्स कहते हैं। अब उसको रिपेयर करना पड़ता है हमें, या उसकी हम सर्विसिंग करनी आवश्यक होती है ना। उन वस्तुओं को रिपेयर करने के लिए, उन वस्तुओं को और उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ व्यय करना पड़ता है। उस व्यय को हम क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को दूसरा एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम क्या है? स्थिर पूंजी का उपभोग। मतलब स्थिर पूंजी कौन सी है? जो हमने यहाँ पे उत्पादन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्थिर पूंजी, और उसका उपभोग कर रहे हैं। भले उत्पादन के बाद वो खत्म नहीं होती, जैसे कि कच्चे माल का हमने उपभोग किया, कच्चे माल हमने इस्तेमाल किया, उत्पादन हुआ, और उसके बाद कच्चा माल क्या हो गया? वहां से खत्म हो गया। वैसे स्थिर पूंजी का नहीं होता है। स्थिर पूंजी में क्या लगता है? केवल उसका मेंटेनेंस लगता है। यहाँ पे और एक कारक लिया गया है जिसको हम कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब यहाँ पे हमें संकल्पना आती है विदेश, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा है वो किसका था? वो घरेलू सीमाओं का था। क्योंकि जो घरेलू उत्पाद होता है वो क्या है? घरेलू सीमाओं के अंतर्गत उत्पादन की गई है।
राष्ट्रीय आय में हमने देखा कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं का मूल्य। यहाँ वस्तु मतलब क्या है, सेवा को भी हम क्या कहेंगे, वस्तु ही कहेंगे। ठीक है, उस समय के लिए हमने वस्तु और सेवाओं में कोई अंतर नहीं ऐसा पकड़ा गया। अब जब हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को वहां पे जोड़ते हैं, अब जब विदेशी सेक्टर आता है हमारे पास, जैसे 4 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें क्या है, फर्म है, फिर दूसरा क्या है, हाउस होल्ड्स है, फिर सरकार है, और चौथा क्या है, बहिर्गत क्षेत्र है, आयात और निर्यात। जब चौथा क्षेत्र उस अर्थव्यवस्था में होता है तो हमारे यहाँ से कुछ कारक क्या कर किए जाते हैं, अन्य देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अन्य देशों से कुछ कारक हमारे अर्थव्यवस्था में उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब नेट जिसके पहले लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है, ये शुद्ध लगा हुआ है, विदेशों से प्राप्त। तो हम जब उसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें क्या लिखना है, पहले विदेशों से प्राप्त कारक आए, उसमें से विदेशों को कारक है, ये से और ये को, रिसीव्ड एंड पेड। से का मतलब क्या है, रिसीव्ड, और ये को का मतलब क्या है, पेड, है ना। तो हम जितना रिसीव कर रहे हैं उसमें से हमें क्या करना है, कितना पेड कर रहे हैं उसको माइनस करना है। तो हमें कुल अर्थव्यवस्था में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय की प्राप्ति। अब हम इन तीनों चारों को अगर एग्रीगेट फॉर्म में लाते हैं, है ना, एक ही जगह पर, तो हमें सबसे पहला टर्म, अभी पहले हमने निकाल दिया है सकल मूल्य वृद्धि, जीडीपी, हमारा क्या है, पहला एग्रीगेट है, जो हमने ऑलरेडी क्या किया है, कैसे निकालते हैं उसको देखा है। अब उसमें से जब हम मूल्यह्रास निकाल देंगे, सकल मूल्य वृद्धि में से क्या है, मूल्यह्रास जब माइनस करेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को अगर हम उसमें से निकाल देते हैं तो हमें क्या बचता है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन, है ना। अब यहाँ पे हमने ये जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस किया, इसके कारण बाजार कीमत को क्या हो गया, फिर बाद में वो साधन लागत हो गई, फैक्टर कॉस्ट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें यहाँ पे, यहाँ सकल है और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, शुद्ध प्राप्त हुआ है। सकल में से जब मूल्यह्रास वजह किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, शुद्ध मिलता है। उसमें दूसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साधन लागत, ऊपर में क्या था, बाजार कीमत। इस बाजार कीमत में से जब हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकाल देते हैं तो हमें क्या बचता है, साधन लागत। तो जो भी हम एग्रीगेट इस्तेमाल कर रहे हैं, बाजार कीमत कन्वर्ट कहाँ हो गई, साधन लागत में हो गई। ये सकल मूल्य वृद्धि कन्वर्ट कहाँ हुई, शुद्ध घरेलू उत्पाद में हुई। ठीक है, तो सकल से शुद्ध में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मूल्यह्रास को निकाल देना पड़ता है। बाजार कीमत से साधन लागत में यदि हमें जाना है तो हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल जाता है, बाजार कीमत में से क्या निकालते हैं, NIT निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है, साधन लागत मिलती है। ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें जो नया एग्रीगेट मिला है वो क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, इसको हम घरेलू आय कहते हैं, है ना। अब इसको हमें राष्ट्रीय आय में परिवर्तित करना है। हमारा अंतिम जो उद्देश्य है, जो हमारा अंतिम एग्रीगेट है, वो क्या है, राष्ट्रीय आय है। और इस राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। कुल अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों के द्वारा अर्जित की गई आय, या फिर दूसरे शब्दों में सभी कारकों के द्वारा। अब कारक कौन है, श्रमिक भी है, निवेशक भी है, जिसकी भूमि दी गई है वो भी है ना, सरकार भी है। इन सबके द्वारा जो आय अर्जित की जाती है उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। ठीक है, इस राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो पहले निकाला था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, जिसको हमने क्या कहा है, राष्ट्रीय घरेलू आय, है ना। उसमें हमें क्या मिलाना पड़ेगा, NFI, जिसको हम क्या कहते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। इसके पहले भी हमने देखा कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय क्या है, दो का जोड़ है ना। शुद्ध ले रहे हैं हम लोग, कितना तो शुद्ध लिया जाता है तो क्या है, विदेशों से प्राप्त वजह विदेशों को कारक आय, है ना। इसको हम अगर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, राष्ट्रीय।
तो आपको यहाँ दोनों निकालने के लिए कहा जा सकता है। पहला क्या निकलेगा उत्पाद विधि से जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन, बाजार कीमत। उसके बाद क्या निकलेगी घरेलू आय, है ना, डोमेस्टिक इनकम। फिर तीसरा जो अंतिम बड़ा है वो क्या होगा, राष्ट्रीय आय का आकलन, है ना। और राष्ट्रीय आय का आकलन किस प्रकार से किया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा। अब एक एग्जाम्पल हम इसको थोड़ा ले लेते हैं। एग्जाम्पल को निम्नलिखित आंकड़ों के द्वारा हमें क्या निकालना है, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि और राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय भी हमें निकालनी है और जीडीपी भी हमें निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ उत्पादन का मूल्य दिया हुआ है ना। आपको कुल उत्पादन जो हुआ है उसका मूल्य कितना है, 800 करोड़। मध्यवर्ती उपभोग मतलब क्या है, उस उत्पादन के लिए लगने वाली जो कीमतें हैं वो कितनी है, 250 करोड़। तीसरा जो दिया हुआ है वो क्या है, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मतलब क्या है, स्थिर जो कारक है उसका जो उपभोग हुआ है उस उत्पादन के लिए वो कितना है, 100 करोड़। उसके बाद शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कितना है, 150 करोड़ रुपए में दिया हुआ है। और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय ये आपको कितनी दी हुई है, 20। ठीक है। अब इन दिए हुए आंकड़ों का इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम भी निकालना है, उसके साथ साथ जीडीपी भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं कैसे करना है। अब हमारे पास फार्मूला दिया हुआ था, क्या फार्मूला था, सकल मूल्य वृद्धि बराबर उत्पाद का मूल्य वजा मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। हमें दिया हुआ है कि 800 करोड़ रुपया क्या हुआ है, उत्पादन का मूल्य है और उस उत्पादन के लिए लगने वाला जो मध्यवर्ती मूल्य है वो कितना है, 250। जब हम 800 में से 250 निकाल देते हैं तो हमें कितना मिलता है, 550। 550 ये क्या है, ग्रॉस वैल्यू है ना, सकल मूल्य। अब हमने ये जो सकल मूल्य वृद्धि निकाली है इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, जीडीपी, जीडीपी है ना। सकल मूल्य वृद्धि को दूसरा नाम क्या है, जीडीपी, बाजार कीमत पर सकल मूल्य उत्पादन, है ना। उसके बाद हम उसका नेशनल इनकम निकालने जा रहे हैं। नेशनल इनकम निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, सकल मूल्य वृद्धि में से हमें क्या पहले निकालना पड़ेगा, मूल्यह्रास, है ना। सकल मूल्य वृद्धि में से हमें मूल्यह्रास निकालना पड़ेगा, फिर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालना पड़ेगा और उसमें NFI मिलाना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर हमने देखा है कि हमें 550 क्या मिला हुआ था, सकल मूल्य वृद्धि। ये सकल मूल्य वृद्धि 550 हमें डिटरमाइंड है। 100 जो है वो हमारा क्या है, मूल्यह्रास है ना। 150 हमने उसमें से जो माइनस किया है वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर है ना, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो हमें दिया हुआ है। और प्लस हमने क्या किया है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, है ना, NFI जिसको हम कहते हैं वो कितना है, +20। जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 320। तो राष्ट्रीय आय जो हमें यहाँ प्राप्त होती है वो कितनी है, 320, मतलब 320 करोड़ रुपए क्या है, राष्ट्रीय आय। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है, कृषि, खनन, मत्स्य पालन, जो प्रकृति से संबंधित है। जो क्रियाएं प्रकृति से संबंधित है जैसे कि कृषि है, वानिकी है ना, खनन है, ये सभी किसमें आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उत्पाद विधि का अगर प्रयोग हम करते हैं तो उस समय हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना आवश्यक है, मतलब उत्पाद विधि को कैलकुलेट करते समय हमें किन किन एग्रीगेट्स को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे उत्पाद विधि में हमने सबसे पहले क्या लिया हुआ है, बिक्री, है ना। कुल बिक्री हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि हमने घरेलू बिक्री की है और घरेलू बिक्री का अगर जोड़ते हैं हम लोग और निर्यात को छोड़ देते हैं तो वहां पर हमारा क्या है, सही नहीं होगा, आकलन सही नहीं होगा। दूसरा क्या है, वहां पर डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कैसे निकाला जाए, है ना। मूल्यह्रास का वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा,
उसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा वहां पे क्या दिया हुआ है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। कुल अर्थव्यवस्था में उत्पादकों के द्वारा कितना अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ और उन उत्पादकों को उत्पादन के लिए कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है ना। इसको हम दोनों को माइनस करने से हमें क्या मिलेगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मिलेगा। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या करना है, माइनस। ये चीजों को हमें क्या है वहां पे माइनस। सबसे महत्वपूर्ण बात वहां पर ये भी है कि हम उत्पादन का जो मूल्य लेते हैं वो कौन सी वस्तु होनी चाहिए, अंतिम वस्तु होनी चाहिए। किस वस्तु को अंतिम वस्तु कहा जाता है, किस वस्तु को अंतिम वस्तु कहा जाता है, क्यों बताएगा। अंतिम वस्तु का उदाहरण क्या है, ऐसी वस्तु जो क्या है उपभोग के लिए तैयार है या फिर वह फिर से उत्पादन की प्रक्रिया में नहीं आएगी, है ना। तो उत्पादन की प्रक्रिया से वो क्या हो गई, अभी बाहर हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बिस्किट का निर्माण, बिस्किट यह क्या है, अंतिम वस्तु है, वो फिर से उत्पादन की प्रक्रिया में जाने वाला नहीं है। तो हमें यहाँ पर केवल क्या लेना है, अंतिम वस्तुओं का मूल्य लेना है। ये चीज यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। और उस अंतिम वस्तुओं का मूल्य लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो जो वस्तुएं हमने उस उत्पादन के लिए इस्तेमाल की है उन वस्तुओं का मूल्य उसमें से क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। अगर उन वस्तुओं का मूल्य हम अगर उसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगी, दोहरी गणना हो जाएगी, डबल काउंटिंग। और एरर ऑफ डबल काउंटिंग ये क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। मतलब क्या है, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने बिस्किट का उत्पादन लिया है ना, बिस्किट के उत्पादन के लिए हमने आटा खरीदा। अब आटे का मूल्य हमने पहले ही क्या किया है, सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस आटे से, उस फ्लेवर से, उस चीनी से बिस्किट बना रहे हैं। और बिस्किट का अगर पूरा का पूरा मूल्य अगर हम डालते हैं, इन सबका इस्तेमाल करके हमने 10 रुपए का बिस्किट बनाया और 10 रुपए का मूल्य अगर हम सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ते हैं तो वो क्या हो गया, वहां पर दोहरी गणना होगी। क्योंकि उस आटे की गणना पहले की गई है, चीनी की गणना शुगर मिल के उत्पादन के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में की गई, तो इनका पहले गणना हुई है। और फिर से अगर हम कुल बिस्किट का मूल्य अगर उसमें डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, उनकी डबल गणना होती है। इसलिए हमें बिस्किट का मूल्य न डालते हुए क्या करना है, बिस्किट बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं को हमने इस्तेमाल किया है उसका मूल्य उसमें से क्या करना है, वजा करना है ना। जब हम उन वस्तुओं का मूल्य वजा करेंगे, जिसी को हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती उपभोग कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर आप उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो आपको जो मिलेगा वो क्या है, वैल्यू एडिशन बाय द बिस्किट मैन्युफैक्चरर। इसको हम सीधे शब्दों में क्या कहते हैं, बिस्किट निर्माता का योगदान। वो अपनी क्या वैल्यू एडिशन दे रहा है, वो अपना योगदान राष्ट्रीय आय में क्या दे रहा है, केवल उसका योगदान ही लेना है, अन्य लोगों के द्वारा या अन्य उत्पादकों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को छोड़। ये चीजें यहाँ पर क्या